Good evening, everyone. लास्ट क्लास में हमने सर्कल्स में कॉमन टेंजेंट्स ऑफ टू सर्कल्स की बात की थी। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। चेक कैसे करना है कि दोनों सर्कल्स में टोटल नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितनी बनेगी, कॉमन टेंजेंट्स, और उनकी इक्वेशंस फाइंड करने का मेथड। तो ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। कोई डाउट किसी को पूछना है थ्योरी वाइज लास्ट क्लास तक? Now next is angle between two circles. कोई भी दो कर्व के बीच में एंगल का मीनिंग क्या होता है कि अगर कोई भी टू कर्व्स इस तरह से है तो इन दोनों कर्व का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे जो ड्रॉन टेंजेंट्स हैं, उन टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल होगा वो उन दोनों कर्व्स के बीच का एंगल होगा। अगर हम पर्टिकुलरली सर्कल्स की बात कर रहे हैं तो प्रॉपर तो क्या कि लेट्स से कि दो सर्कल्स इस तरह से हैं और ये दोनों सर्कल्स पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो पी और क्यू पे जो टेंजेंट्स बनेंगी उन टेंजेंट्स के बीच, और टेंजेंट्स दो लाइन है और दो लाइन के बीच का एंगल tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, इस फॉर्मूले से आ जाएगा। तो जो टेंजेंट्स के बीच में एंगल है वही इन दोनों कर्व्स के बीच में एंगल है। ये तो है बेसिक कंसेप्ट कोई भी टू कर्व्स के बीच में एंगल्स का। लेकिन इन केस ऑफ सर्कल्स हम क्या करेंगे, मतलब अगर हम ये बोलें कि जैसे ये मान लेते कि दीज टू लाइंस आर टेंजेंट्स, इफ दीज टू लाइंस आर टेंजेंट्स ऑन गिवन टू सर्कल्स, तो और लेट्स से कि इनके बीच का जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये थीटा है। तो अगर हम इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर लाइन यानी कि नॉर्मल्स ड्रॉ करें तो फर्स्ट नॉर्मल विल बी लाइक दिस एंड सेकंड विल बी लाइक दिस। तो तुम लोगों को देखो ये भी समझ आ रहा होगा कि ये वाला एंगल भी थीटा होगा, बिकॉज हमने इन दोनों रेड लाइंस को π/2 एंगल से दोनों को ही रोटेट किया है, तो उनके बीच का जो एंगल है थीटा वो सेम रहेगा। तो अपन इन केस ऑफ सर्कल्स क्या करेंगे कि बजाय टेंजेंट्स के बीच में एंगल फाइंड करने के नॉर्मल्स के बीच में एंगल फाइंड कर लेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? बिकॉज इन केस ऑफ सर्कल नॉर्मल जो है वो सिंपली वो लाइन है जो सर्कल के सेंटर से पास कर रही है, तो इस थोड़ी सिचुएशन सिंपल हो जाएगी। तो अगर हमें नॉर्मल के बीच में एंगल फाइंड करना है तो पॉइंट पी इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट सर्कल के सेंटर्स हैं C1 एंड C2, एंड PC1 एंड PC2 ये नॉर्मल्स हो जाएंगी। ठीक है, PC1 एंड PC2 लाइंस जो है वो नॉर्मल्स हो जाएगी और हमें इन नॉर्मल्स के बीच में एंगल फाइंड करना है, यानी कि एंगल C1PC2 फाइंड करना है। इसको हम लेट एंगल C1PC2 बी थीटा, थीटा बोल देते हैं। तो यहाँ पे ये ट्राइंगल इस तरह से बन रहा है कि दिस एंगल इज थीटा, दिस इज पी, दिस इज रेडियस 1, दिस इज सेंटर 1, एंड ये वाला पॉइंट सेंटर 2 है, ये रेडियस 2 है। और सेंटर्स के बीच में, सिंस अगर हमें दोनों सर्कल की इक्वेशंस गिवन है तो दोनों सेंटर के कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे, तो उनके बीच में डिस्टेंस आ जाएगा और दोनों सर्कल की रेडियस r1 और r2 गिवन होगी। और हम यहाँ पे cos थीटा कोसाइन रूल यूज करेंगे, जो हम सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में बाद में पढ़ेंगे। कोसाइन रूल क्या होता है कि कोई भी एक ट्राइंगल इस तरह से है, स्टैंडर्ड जो नोटेशन होता है उसमें हम ट्राइंगल के साइड लेंथ्स को स्मॉल a स्मॉल b एंड स्मॉल c इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एंगल कैपिटल ए है, तो कोसाइन रूल के अकॉर्डिंग cos a इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc। ये कोसाइन रूल है। तो ये वाला फॉर्मूला अगर अपन यहाँ पे यूज करें तो cos थीटा इज इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस c1c2 होल स्क्वायर अपॉन 2r1 r2।
थीटा नेगेटिव होगा और कॉस थीटा की वैल्यू नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव आएगी, उसके अकॉर्डिंग ये वाला एंगल एक्यूट ऑब्ट्यूज अकॉर्डिंगली आ जाएगा। तो कॉस थीटा यानी कि थीटा जो है वो इन दोनों सर्कल्स के बीच में एंगल, और हमने डिस्कस किया कि इन दोनों सर्कल्स के बीच में हमने डायरेक्टली एंगल नहीं फाइंड किया, हमने उनके नॉर्मल्स के बीच का एंगल फाइंड किया, और जो एंगल इन दोनों सर्कल्स की नॉर्मल्स के बीच में होगा वो सेम एंगल इन दोनों सर्कल्स की टेंजेंट के बीच में हो जाएगा। तो ये तो है एंगल ऑफ एंगल बिटवीन टू सर्कल्स। अब यहाँ पे एक कंडीशन और हम बना लेते हैं ऑर्थोगोनल सर्कल्स के लिए। हाँ, सिंस कंप्लीट डायग्राम इज सिमेट्रिक अबाउट लाइन जॉइनिंग सेंटर्स, तो एंगल C1QC2 and angle C1PC1, C1PC2, these two angles will be exactly same. Orthogonal circles. Two circles are said to be orthogonal if they intersect at right angles. यानी कि उनका जो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन है वो π/2 होना चाहिए। तो जो हमने अभी cos थीटा डिस्कस किया, इसमें बस थीटा को π/2 पुट करना है। If two circles intersect at right angles, then they are called orthogonal circles. अगर हम थीटा को π/2 पुट कर रहे हैं तो दैट मींस cos थीटा 0 हो जाएगा। दैट मींस r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस c1 c2 होल स्क्वायर 0 हो जाएगा। ठीक है। इफ गिवन सर्कल्स आर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर plus 2g2x plus 2f2y plus c2 equal to 0, then these circles will be orthogonal if 2g1g2 plus 2f1f2 is equal to c1 plus c2। ये जो c1 c2 है ये स्मॉल c1 c2 है जो हमने यहाँ सर्कल के इक्वेशन में एज अ कांस्टेंट यूज किए हैं। कैपिटल c1 c2 सेंटर्स के नाम है। ये जो कंडीशन लास्ट सबसे लास्ट मैंने लिखी है, ये वाली कंडीशन यहां से ही आई है। इसका डेरिवेशन तुम लोग खुद से भी कर सकते हो और अपना भी नेक्स्ट पेज पे कर लेंगे। बट हमें ये दोनों चीजें याद रखनी है क्या, कि अगर दो सर्कल्स के बीच में एंगल फाइंड करना है तो हम उनके नॉर्मल्स के बीच में एंगल फाइंड कर लेंगे, और नॉर्मल्स के बीच में जो हमने डायग्राम बना रखा है उसके ये ट्राइंगल बना, PC1 एंड PC2 लाइंस आर नॉर्मल्स। और सर से हाँ सर आप एक बार cos थीटा का वैल्यू एक बार एक्सप्लेन कर देंगे क्या? कॉस थीटा हमने कोसाइन रूल से लिखा है। कोसाइन रूल में चलो यहाँ नोट कर देता हूँ, नोट कर लेना कि कॉस थीटा या कॉस ट्राइंगल में अगर हम कॉस ए की बात कर रहे हैं तो वो है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, और एंगल ए अगर यहाँ पे है तो जो साइड लेंथ है वो स्मॉल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल सी इस तरह से है। तो बी एंड सी ये साइड लाइंस तो इनका स्क्वायर तो पॉजिटिव आ रहा है और ए स्क्वायर नेगेटिव आ रहा है न्यूमरेटर में अपॉन 2bc, और ये चीज हमने इस वाले ट्राइंगल में अप्लाई की है। तो देखो r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस c1 c2 होल स्क्वायर अपॉन 2r1 r2। इन दिस केस c1 c2 इज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स। ठीक है। और नेक्स्ट जो सेकंड कॉलम है इसमें हमने कंडीशन अप्लाई की है कि इफ दीज सर्कल्स इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स, तो थीटा 0 हो गया। इफ थीटा इज 0 cos थीटा इज 0, सॉरी थीटा π/2 हो गया। इफ थीटा इज π/2 cos थीटा इज 0, तो r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इक्वल टू c1 c2 होल स्क्वायर
ये इन टर्म्स ऑफ रेडियस एंड सेंटर्स कंडीशन बन गई। और अगर सर्कल की इक्वेशंस ये गिवन है तो हम यहां से r1 स्क्वायर इज इक्वल टू g1 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर माइनस c1, r2 स्क्वायर इज g2 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर माइनस c2, और दोनों सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस का होल स्क्वायर लिख लेंगे। तो उस कंडीशन को सिंप्लीफाई करने के बाद 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इक्वल्स सर टू C1 और C2 कोऑर्डिनेट्स है क्या? ये डिस्टेंस है? यहाँ पे जो ये C1 है और ये C2 है, these two are सेंटर्स ऑफ गिवन सर्कल, और उनका नाम है, जैसे अपन पॉइंट का नाम P बोलते हैं ना, वैसे सेंटर C1 है एंड सेंटर C2 है। तो C1 C2 इन दोनों सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस हो गया यहाँ। तो ऐसा कर लेते हैं ना अपन, थोड़ा कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए, लेट्स से दिस डिस्टेंस इज स्मॉल d। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं yes. जो नंबर आएगा वो d स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ जो मैंने C1 C2 यूज किया है ये वाला, दिस इज स्मॉल c1 स्मॉल c2, और ये वाले हैं जो सर्कल में कॉन्स्टेंट्स आते हैं। यस सर, समझ गया। ये नोट कर लो सभी लोग। नेक्स्ट पेज। देखो हमने अभी लास्ट पेज पे ओनली, ये तो अभी अलग से पॉइंट है। लास्ट पेज पे हमने क्या डिस्कस किया कि अगर हमें दो सर्कल, जैसे एक हम एग्जांपल लेके चलते हैं, क्वेश्चन फाइंड एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x, ये हो जाएगा x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 इक्वल टू 0, एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। ये दो सर्कल्स गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू सर्कल्स। तो हमें वो फॉर्मूला चाहो तो याद रख लो, अदरवाइज डेरिवेशन भी सिंपल सही है और बहुत ज्यादा यूज में आता नहीं है। सर एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दी सर्कल्स तो हम 90 डिग्री था ना, लाइक पिछले नहीं, वो तो तब था जब सर्कल्स ऑर्थोगोनल सर्कल्स हैं। जो हमने cos थीटा का फॉर्मूला लिखा था तो तुमको थीटा फाइंड करना है। तो अगर ये क्वेश्चन है कि हमें इन दोनों सर्कल्स का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है, तो हम एग्जाम में भी जो डेरिवेशन किया था ना अपन ने, वो कंप्लीट डेरिवेशन कर सकते हैं, बिकॉज डेरिवेशन बड़ा सिंपल सा है। बस अपन को ये चीज ध्यान रखनी है कि एंगल ऑफ इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या है। तो हमने ये बोला था स्टार्टिंग में कि कोई भी टू कर्व्स दे रखे हैं, एनी टू कर्व्स इस तरह से, तो इन दोनों कर्व के एंगल ऑफ इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या है कि जिस पॉइंट पे ये कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट्स ड्रॉ करें, टेंजेंट्स की बात कर रहे हैं, नॉर्मल्स की नहीं कर रहे हैं, उस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट्स ड्रॉ करें तो उन टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल बनेगा दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। अब हमने कहा कि इस डायग्राम में जैसे मान लो हमने ये दो लाइंस बना रखी हैं और इस एंगल को हमने थीटा बोला है, तो थीटा जो है वो इन दोनों कर्व का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन है। सिंस दीज लाइंस आर टेंजेंट लाइंस, तो इनके परपेंडिकुलर जो लाइंस बनेंगी दीज लाइंस विल बी नॉर्मल्स, और इन नॉर्मल्स के बीच का एंगल भी सेम ही रहेगा बिकॉज हमने दोनों रेड लाइंस को π/2 एंगल से रोटेट कर रखा है बस। तो अगर हमने सिंपली दोनों को ही सेम एंगल से रोटेट किया तो उनके बीच में जो एंगल बनेगा वो सेम आ जाएगा। तो हम टेंजेंट्स के बीच में एंगल फाइंड कर लें या नॉर्मल्स के बीच में एंगल फाइंड कर लें, सेम एंगल आएगा। हम नॉर्मल्स के बीच में एंगल क्यों फाइंड कर रहे हैं? बिकॉज इन केस ऑफ सर्कल्स नॉर्मल जो है वो सिंपल लाइन सेंटर से पास करने वाली लाइन हो जाती है। तो हम एग्जाम में, अब जैसे ये क्वेश्चन है तो हमने क्या बोला कि हमने इन दोनों के सेंटर्स को मार्क किया और ये इंटरसेक्शन पॉइंट P है, तो हमें
ये सेंटर्स, अभी मैं सेंटर को ए बी सी बोल देता हूँ। सेंटर, इसका सेंटर ए है, इसका सेंटर बी है, और ये इंटरसेक्शन पॉइंट पी है। तो एपी जो है वो रेडियस 1 के इक्वल हो जाएगा, बीपी रेडियस 2 के इक्वल हो जाएगा, और ए बी डिस्टेंस उन दोनों के, इन दोनों सर्कल्स के सेंटर के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा। ये तीनों डिस्टेंसेस हम फाइंड कर लेंगे, और फिर जो ये यहाँ पे कोसाइन रूल लिखा हुआ है, इस कोसाइन रूल की हेल्प से हम cos थीटा फाइंड कर लेंगे। तो ए रेडियस 1 आ रहा है, रेडियस 1 यहाँ पे 2 आ रहा है, रेडियस 2 भी 2 आ रहा है, एंड ए बी डिस्टेंस ये 4 आ रहा है। ठीक है, तो cos थीटा इज इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स AP into BP. So this will be equal to 4 plus 4 minus 4 upon minus 16 upon 2 into 2 into 2. तो ये हो गया -8 अपॉन, ओहो सर इसमें आपने C1 और C2 क्यों नहीं लिया? C1 और C2 सेंटर्स के नाम थे, हमने उनको अभी A और B बोला है। यस सर, समझ। ठीक है, ए बी डिस्टेंस जो है ये मैंने गलत लिखा है, ए बी डिस्टेंस भी 2 यूनिट ही आ रहा है, और यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 8 आ जाएगा। ऐसे कुछ आंसर आ जाएगा। जस्ट क्लियर कर दूं कि A इज सेंटर 1 विच इज 2,0 एंड B इज सेंटर 2 विच इज 0,0। सर अगर हम दो नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल ले तो फिर इस फॉर्मूला से क्या मिलेगा? cos थीटा का वैल्यू -1 से लेस या 1 से ग्रेटर आ जाएगा। ओके। तो अभी कोई भी दो सर्कल्स के बीच में एंगल ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने का मेथड क्लियर है सभी को? अब नेक्स्ट सेकंड कॉलम में अपने लास्ट पेज पे लिखा था कि इफ दीज टू सर्कल्स आर ऑर्थोगोनल सर्कल्स, तो उसका मीनिंग है कि जो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन है वो π/2 है, और उसके लिए कंडीशन है कि अगर दोनों सर्कल जनरल फॉर्म में GFC की फॉर्म में गिवन है, तो 2G1G2 प्लस 2F1F2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2। सर और cos थीटा 0 तब आएगा ना जब लाइक दोनों सेम सर्कल्स होंगे। हाँ, दोनों सेम सर्कल्स होंगे, अगर दोनों सेम सर्कल्स होंगे तो cos थीटा, तब तो फिर थीटा 0 हो जाएगा ना, सॉरी cos थीटा 1 आएगा सर। यस सर। अगर दोनों सर्कल्स इंटरसेक्ट, ये नोट कर लिया ये वाला पेज सभी ने? एक सेकंड। यस सर। अब जैसे अगर क्वेश्चन बोल रहा है ऑर्थोगोनल सर्कल्स के लिए, एंड क्वेश्चन इज लाइक दिस, सिंपल सा क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, फाइंड के इफ सर्कल्स x² प्लस y² प्लस 5x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल्स टू 0, फर्स्ट सर्कल दे रखा है, एंड x² प्लस y² माइनस 8x प्लस 6y इक्वल्स टू k intersect each other at right angles। या तो क्वेश्चन ये बोल दे कि इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, या फिर ये बोल दे कि ये जो लिखा है इसके प्लेस पे इफ दीज सर्कल्स आर ऑर्थोगोनल सर्कल्स, एक ही बात है। तो तुम लोग बताओ के का आंसर क्या आएगा?
कैलकुलेशन करके कि कितना आ रहा है। एक आंसर बोला गया 18, किसी और का आंसर 18 आ रहा है? 4 आ रहा है। 18 आ रहा है सर। 18 करेक्ट है। तो यहाँ पे G1 F1 C1 तो यहाँ से आ जाएगा, हाँ 18 करेक्ट है, और G2 F2 C2 यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो 2 G1 in this case is 5/2 and G2 is -4. 2 F1 is 3/2 and F2 is 3 is equal to C1. C1 में तो क्या 7 आ जाएगा, then C2 is -K। ठीक है, और हम वैसे डायरेक्टली 2G1 को डायरेक्टली 5 भी बोल सकते थे, एक ही बात है। तो यहां से जब कैलकुलेशन करोगे तो K का वैल्यू 18 आ जाएगा। तो ये तो एक सिंपल सा एप्लीकेशन हो गया ऑर्थोगोनल सर्कल्स का। ठीक है, ऑल्दो इस पे कोई खास टफ क्वेश्चन बनता भी नहीं है, बट अपन एक दो क्वेश्चन अभी और करेंगे। तो एक तो ये सिंपली हमने इफ टू सर्कल्स आर ऑर्थोगोनल सर्कल्स तो कंडीशन अप्लाई कर ली। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल which passes through origin and center of circle lies on line x plus y plus 4 equal to 0 and this Sir, circle, हाँ 2G1 G2 plus 2F1 F2 is equal to C1 plus C2 का डेरिवेशन भी है क्या? बताया था ना मैंने, सॉल्व नहीं किया था, लेकिन मैंने बोला था कि हमने ये जो कंडीशन है यहाँ पे R1 R2 और C1 C2 डिस्टेंस को इन टर्म्स ऑफ GF से पुट कर दिया। यस ठीक है, यस मतलब अगर अपन देखें बहुत सिंपल सा ही है। R1 इस वो कंडीशन थी R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू C1 C2 डिस्टेंस होल स्क्वायर। तो R1 स्क्वायर इज G1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर माइनस C1, R2 स्क्वायर इज G2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस C2 and C1 C2 is minus G1 minus plus G2 whole square minus F1 plus F2 whole square. C1 center is minus G1 minus F1 and C2 center is minus G2 minus F2. तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस का होल स्क्वायर। सर जो इक्वेशन के अंदर जो C1 एंड C2 है और वो जो सेंटर आपने मार्क किया, दोनों C1 C2 अलग है क्या? और क्या, वो कांस्टेंट्स हैं और सेंटर्स का नाम कैपिटल में है, वो सेंटर्स का नाम है। अच्छा हाँ सर। देखो राइट साइड ये बन रहा है और लेफ्ट साइड एज इट इज है। यस सर। तो यहाँ पे ये वाले टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और ये बचेगा, ये बचेगा और ये बचेगा। तो माइनस साइन भी कैंसिल कर दिया, तो 2G1 G2 प्लस 2F1 F2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 आ जाएगा। ठीक है, सो पिछले क्वेश्चन में जब ऑल साइड्स वर इक्वल सो इक्वल ट्रायंगल्स हैं हम। सर आप एक बार क्वेश्चन शो कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लास्ट ऋषिकेश ने जो बोला है वो करेक्ट बोला है कि इसमें मैंने जो डेटा लिया था इसमें सिंस ऑल साइड्स इक्वल आ गई थी तो हम बिना cos थीटा का फॉर्मूला यूज किए भी बोल सकते थे कि एंगल बिटवीन दीस टू सर्कल्स विल बी π/3। तो यहाँ पे सिंस सारा कुछ डेटा के अकॉर्डिंग 2 to 2 ही आ गया था, तो ट्राइंगल की ऑल साइड्स इक्वल हैं, तो ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। ठीक है,
अगर लेकिन अलग अलग साइड आ रही है, कोई स्केलर ट्रायंगल बन रहा है, तो अपन cos थीटा का फॉर्मूला इस तरह से यूज कर सकते हैं। ये क्वेश्चन मैं कंप्लीट कर देता हूँ कि वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन, सेंटर ऑफ सर्कल लाइज ऑन x plus y plus 4 equal to 0 and required circle is orthogonal to circle x square plus y square minus 4x plus 2y plus 4 equal to 0. तो देखो मेथड समझ आ गए, क्या करना है। इक्वेशन ऑफ अ सर्कल फाइंड करना है, तो उस सर्कल को इन टर्म्स ऑफ GFC अज्यूम कर लो। GFC फाइंड करने के लिए 3 इंफॉर्मेशन चाहिए। क्वेश्चन ने अलग अलग 3 इंफॉर्मेशन बता रखी है। जिनका आंसर आए बताना। सो एक सेकंड क्वेश्चन दिखाइए ना। किसी ने G और F फाइंड किया तो बताओ। थर्ड इक्वेशन देखो, क्लियर है क्या? 2G1G2 plus 2F1F2 is equal to C1 plus C2. तो 2G plus 2F is equal to 8. तो ये इन दोनों का डिफरेंस लिया तो 6G is equal to 4. G का वैल्यू 2/3 आ रहा है, F का वैल्यू 4 minus 2/3, 12 minus 2, 10/3 आ रहा है। सर थर्ड इक्वेशन एक बार एक्सप्लेन कर देंगे। थर्ड इक्वेशन हमने लिखा है 2G1G2
plus 2 f1 f2 is equal to c1 plus c2. तो g1 and g2 यस सर तो सनी तो कैलकुलेशन करने के बाद इस तरह से ये जीएफसी की वैल्यूज आ रही है. तो रिक्वायर्ड सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4/3x प्लस 20/3y. तो देखो कंप्लीट सॉल्यूशन सभी को क्लियर है अभी. सर और फर्स्ट इक्वेशन आपने कैसे लिखा c इज इक्वल टू 0 0,0 से पास करा रहे हैं ना. हाँ x के प्लेस पे 0, y के प्लेस पे 0. समझ आया. यस सर सबने नोट कर लिया. नेक्स्ट पेज कर दूं. Yes, नेक्स्ट sir. क्वेश्चन. सर एक सेकंड बस प्लीज यस सर Find locus of center of a circle which intersects two given circles x square plus y square plus 2g1x plus 2f1y plus c1 equal to 0 and x square plus y square plus 2g2x plus 2f2y plus c2 equals to 0. ऑर्थोगोनली. देखो जब भी हमें लोकस फाइंड करना होता है तो हमने पहले डिस्कस किया हुआ है कि हम जिस भी पॉइंट का लोकस चाहिए उसको h कॉमा के ले लेते हैं. लेकिन जब भी हमें कोई सर्कल के सेंटर का लोकस फाइंड करना है तो बजाय उस सेंटर को h कॉमा के लेने के तुम उस सर्कल को इन टर्म्स ऑफ जीएफसी एज्यूम कर लिया करो और -g-f पॉइंट जो कि सेंटर है सर्कल का इसका अपन लोकस फाइंड करेंगे. हमने एक क्वेश्चन ऐसा पहले एक किया भी है कि जब भी हमें सेंटर का लोकस फाइंड करना है तो हम जीएफसी की फॉर्म में सर्कल एज्यूम कर लेंगे और -g-f पॉइंट का लोकस फाइंड करेंगे. तो सबसे लास्ट में जाके जो कंडीशन बनेगी इन टर्म्स ऑफ g एंड f उसमें हम -g के प्लेस पे x और -f के प्लेस पे y. दैट मींस g के प्लेस पे -x एंड f के प्लेस पे -y रिप्लेस करेंगे. सर सेंटर का लोकस ये सर्कल आएगा कि लाइन कुछ भी आ सकता है, वो क्वेश्चन की कंडीशन पे डिपेंड करेगा. इन दिस केस लाइन आएगा. आपने ये कैसे बोला सर लिख नहीं ये तो मुझे पता बिकॉज ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो अपन आगे नोट करेंगे. एक प्रॉपर्टी है. Let the variable circle be x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c. वेरिएबल क्यों बोल रहा हूँ मैं सर्कल को? बिकॉज क्वेश्चन है लोकस फाइंड करने को बोला तो ऑब्वियसली वो वेरिएबल ही होगा. बिकॉज अगर फिक्स ही हो गया सर्कल तो लोकस ही नहीं आएगा. तो हमें इसका जो सेंटर है -g-f इसका लोकस चाहिए. क्वेश्चन ने बोल रखा है कि गिवन दैट दिस सर्कल इज ऑर्थोगोनल टू फर्स्ट सर्कल. तो कंडीशन क्या आ जाएगी? 2g(g1) plus 2f(f1) is equal to c plus c1. ठीक ना. इक्वेशन नंबर 1 समझ आ गई. सर एक सर्कल दो सर्कल्स को ऑर्थोगोनली कैसे ये इंटरसेक्ट कर सकता है ये 2 गिवन सर्कल्स हैं और ये वाला जो हाँ वेरिएबल सर्कल है वो इस तरह से है. तो यहाँ भी राइट एंगल बना रहा है, यहाँ भी राइट एंगल बना रहा है. ठीक है. यस
मैथमेटिकली तो हमने जो दोनों कंडीशंस थी ऑर्थोगोनैलिटी की वो अप्लाई कर दी। अब लोकस फाइंड करने के लिए क्या करना है, हमें किसका लोकस चाहिए, माइनस जी माइनस एफ का, यानी कि हमारा जो फाइनल आंसर है उसमें जी और एफ आ सकता है। उसके अलावा क्वेश्चन ने G1 F1 C1 और G2 F2 C2 मेंशन किए हुए हैं, तो आंसर में ये नंबर्स भी आ सकते हैं बिकॉज ये गिवन नंबर्स हैं। तो कौन सा नंबर आंसर में नहीं आ सकता, बोलो यहाँ पे ये जो लिखे हुए हैं C2। C2 नहीं C हाँ C। सी नहीं आ सकता, तो सी को एलिमिनेट करने के लिए सिंपली इन दोनों का डिफरेंस ले लें, कैलकुलेशन भी सिंपल है। तो हमने डिफरेंस क्यों लिया, बिकॉज हमें सी को एलिमिनेट करना था। क्यों करना था, बिकॉज जी एफ सी हमने एज्यूम किया है सर्कल में, तो जी और एफ तो लोकस को फाइंड करने में यूज में आ जाएगा, लेकिन सी का कोई भी रोल नहीं है, तो इसलिए सी को हटाना है। तो जब डिफरेंस लिया तो दिस बिकम्स 2g टाइम्स G1 माइनस G2 प्लस 2f टाइम्स F1 माइनस F2 इज इक्वल टू C1 माइनस C2। सर लेकिन 3 वेरिएबल्स और 2 ही इक्वेशन है तो हमें फाइंड थोड़ी करना है जी एफ सी, हमें तो जी और एफ में रिलेशन फाइंड करना है, सी को एलिमिनेट करके लोकस चाहिए ना। यस सर। G1 और G2 और F1 F2 गिवन है ना। गिवन है हाँ। तो लोकस ऑफ सी, तो हम अब माइनस जी के प्लेस पे एक्स, दैट मींस जी के प्लेस पे माइनस एक्स लिखेंगे, तो दिस बिकम्स माइनस 2x G1 माइनस G2 माइनस 2y F1 माइनस F2 इज इक्वल टू C1 माइनस C2। इसे हम माइनस से मल्टीप्लाई करके 2x टाइम्स G1 माइनस G2 प्लस 2y टाइम्स F1 माइनस F2 प्लस C1 माइनस C2 इक्वल टू 0 बोल सकते हैं। तो देखो ये जो फाइनल आंसर आ रहा है वो एक लाइन की इक्वेशन आ रही है, क्योंकि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का टर्म तो आ ही नहीं रहा, सिंपली एक्स वाई में एक लीनियर रिलेशन आ रहा है, ठीक है। और ये जो मैं बोल रहा था कि ये प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी क्या है कि ये जो रिजल्ट बन रहा है, दिस लाइन इज एक्चुअली S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। जो फाइनल आंसर आ रहा है वो गिवन दोनों सर्कल्स का डिफरेंस लेने से जो लाइन बनती है वही आंसर आ रहा है। और हम अभी इसके जस्ट बाद डिस्कस भी कर लेंगे ये कि S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 जो लाइन है वो इन दोनों सर्कल्स की रेडिकल एक्सिस है। तो यही प्रॉपर्टी है कि गिवन टू फिक्स सर्कल्स को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करने वाले सर्कल का सेंटर ऑलवेज उन दोनों फिक्स सर्कल की रेडिकल एक्सिस पे लाई करेगा। तो एक बार देखना ये वाला जो क्वेश्चन है, पहले तो जो क्वेश्चन है मैथमेटिकली प्रूव कर फाइंड करने को बोला है, वो वाला पार्ट समझ आ गया क्या, प्रॉपर्टी अपन अभी डिस्कस करेंगे बाद में। सर आपने एफ को निकालने एक्स कैसे पुट किया, नहीं समझ नहीं आया। अच्छा नहीं नहीं, अरे वो तो ऋषिकेश हम ये बोलते हैं ना कि अगर हमें h कॉमा k का लोकस चाहिए तो हम h के प्लेस पे x और k के प्लेस पे y रिप्लेस करते हैं। तो इन दिस केस हमें माइनस जी माइनस एफ का लोकस चाहिए, तो इसका मतलब हमने भी बोला था कि माइनस जी के प्लेस पे x एंड माइनस एफ के प्लेस पे y रिप्लेस करेंगे, दैट मींस g के प्लेस पे माइनस एक्स एंड f के प्लेस पे माइनस y रिप्लेस करेंगे। तो ये g और f की जगह हमने माइनस एक्स और माइनस y रिप्लेस कर लिया। तो 1 और 2 को माइनस करने के बाद आपने क्या किया। यहां तक समझ आ गया। यस सर। हमें क्वेश्चन ने क्या बोला था, माइनस जी माइनस एफ का लोकस फाइंड करने को बोला था, हाँ तो ये चीज अप्लाई कर देंगे। समझ रहा है, जिसका ये लोकस चाहिए उसमें
माइनस जी यानी कि x कोऑर्डिनेट की प्लेस पे x और माइनस f y कोऑर्डिनेट प्लेस पे y। तो इसका मीनिंग मैथमेटिकली हो गया। तो अब देखो हमने ये जो g था इसके प्लेस पे माइनस x लिख दिया और ये हाँ। जो f था इसके प्लेस पे माइनस y लिख दिया और सारा कुछ एज इट इज है। यस सर, समझ गया। तो सर लोकस में हम लोग h और k यूज करते हैं ना? अरे जब मैंने क्वेश्चन शुरू किया था तो मैंने प्रॉपर बोला था ये चीज कि हमने जब भी सर्कल के सेंटर का लोकस फाइंड करना है तो कैलकुलेशन सिंपल रहती है प्रोवाइडेड हम सर्कल को एज्यूम कर लें बजाय समझ गया, सेंटर। समझ गया। यस समझ। क्योंकि अगर तुम अब जैसे और सभी लोग भी इस चीज को सोच के भी देखो कि अगर हमने सेंटर को h के लिया होता तो फिर हमें रेडियस को कुछ r लेके सर्कल की इक्वेशन x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर ऐसे लिखनी होती। फिर जो Yes, sir. कंडीशन है वो कंडीशन अप्लाई करने के लिए उस पूरे को एक्सप्रेशन को ओपन करना होता जो कैलकुलेशन वाइज लेंथी हो जाता है। अदरवाइज कर तो सकते हैं ऑब्वियसली बट कैलकुलेशन सिंपल हो जाती है प्रोवाइडेड हम इस तरह से सॉल्व कर लें। और ये कब है जब हमें सर्कल के सेंटर का लोकस फाइंड करना है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज रेडिकल एक्सिस। रेडिकल एक्सिस जो रेडिकल एक्सिस की इनफैक्ट कोई भी लाइन की इक्वेशन हमेशा कोई वेरिएबल पॉइंट का लोकस ही होता है। तो यहाँ पे कौन से पॉइंट का लोकस है ये? दिस इज लोकस ऑफ अ पॉइंट which moves in a plane such that its power with respect to two given circles is same. Let the given circles be, या पहले मैं थ्योरेटिकल पूरा कंप्लीट कर देता हूँ फिर इसको अपन डिराइव कर लेंगे। If given circles are s1 equal to 0 and s2 equal to 0, then radical axis is s1 minus s2 equals to 0। और डायग्राम में ऐसे कुछ है। तो ये तो इन दोनों सर्कल्स के सेंटर्स अपने एज्यूम कर लिए। तो ये तो है सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन। और रेडिकल एक्सिस जो है वो इस तरह से एक लाइन आ जाती है। इफ सर्कल्स आर नॉट इंटरसेक्टिंग तो इस तरह से लाइन आ जाएगी जो सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर होगी और इन दोनों सर्कल्स के बीच में से कहीं से पास कर रही है। लेकिन ये एग्जैक्टली C1 C2 के मिड पॉइंट से पास नहीं कर रही ना, बीच में से कहीं से पास कर रही है। तो दिस लाइन इज रेडिकल एक्सिस। ठीक है। और ये बात हमने आई थिंक एक बार पहले की हुई है कि इफ सर्कल्स आर इंटरसेक्टिंग सर्कल्स इस तरह से तो फिर रेडिकल एक्सिस इनकी कॉमन कॉर्ड ही बन जाती है जो दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट से पास कर रही है। सर हु परपेंडिकुलर का सिंबल है ना और वन सर वो अगर मैंने परपेंडिकुलर का सिंबल नहीं यहाँ पे वन है, ये वन कोफिशिएंट्स आर वन
एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के जो कोफिशिएंट्स हैं वो दोनों ही सर्कल में 1 है। तो अभी अपन ये तो अभी ओनली मैंने इस पेज पे थ्योरेटिकल चीजें बताई हैं ओनली। इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन अपन नेक्स्ट पेज पे करेंगे। बट थ्योरेटिकल है क्या चीज कि अगर 2 गिवन सर्कल्स हैं वो सर्कल्स कैसे भी हो सकते हैं। वो सर्कल्स इंटरसेक्टिंग हो सकते हैं, वो सर्कल्स सेपरेटेड हो सकते हैं, वो सर्कल्स एक के अंदर दूसरा सर्कल भी हो सकता है, कैसे भी, मतलब कि ये वाला सिचुएशन भी हो सकता है कि ये फर्स्ट सर्कल है और ये सेकंड सर्कल है। बट ओनली एक केस नहीं होगा जो मैं बाद में नोट भी करा दूंगा कि ये दोनों सर्कल्स कंसेंट्रिक सर्कल्स नहीं हो सकते। कंसेंट्रिक सर्कल्स के केस में रेडिकल एक्सिस एग्जिस्ट नहीं करेगी, अपन अभी बाद में डिस्कस कर लेंगे। बट अगर इस टाइप की सिचुएशन है तो रेडिकल एक्सिस एक लाइन है जिसका इक्वेशन s1 माइनस s2 इक्वल टू 0 से अपन फाइंड कर सकते हैं। और रेडिकल एक्सिस की प्रॉपर्टी क्या है कि इस लाइन पे लाई करने वाले कोई से भी एक पॉइंट, इस लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, तो कोई से भी एक पॉइंट की इन दोनों ही सर्कल के रेस्पेक्ट में पावर्स फाइंड करें तो वो दोनों के लिए पावर का वैल्यू सेम आएगा। और इसका डेरिवेशन ये सबने नोट कर लिया यहां तक। इसका डेरिवेशन क्या कि जैसे हमने पॉइंट P जिसका लोकस फाइंड करना है उसको h कॉमा के ले लिया, तो जो फर्स्ट सर्कल है, अब मैं अगर पूरी इक्वेशन लिखूंगा तो थोड़ा बस कैलकुलेशन वाला पार्ट है, अदरवाइज फर्स्ट सर्कल मान लो ऐसे है, तो इसके लिए पावर ऑफ पॉइंट क्या बन जाएगा, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 2g1h प्लस 2f1k प्लस c1। ठीक है, ऐसे ही हम g2 f2 c2 में सेकंड सर्कल ले लेंगे और उसका पावर ऑफ पॉइंट लिख लेंगे। और हमें दोनों के पावर ऑफ पॉइंट को इक्वेट करना है और फिर उसके बाद सिंस लोकस फाइंड करना है तो h की जगह x और k की जगह y रिप्लेस करना है। तो ये जो पावर ऑफ पॉइंट बना फर्स्ट सर्कल का वो एक्चुअली लोकस लिखने के टाइम पे यही बन जाएगा। और ऐसे सेकंड सर्कल का पावर ऑफ पॉइंट लोकस के टाइम पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 बन जाएगा। हमें दोनों को इक्वल करना है यानी कि s1 इक्वल टू s2 करना है। तो ये ही लाइन की इक्वेशन आ गई, s1 इक्वल टू s2। लेकिन मैंने यहाँ पे जो ब्रैकेट में लिखा है कि वेयर कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर आर 1, ये क्यों लिखा है क्योंकि अगर हमने कोई दो सर्कल्स को इस तरह से ले लिया कि फर्स्ट सर्कल तो है 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5y प्लस 7 इक्वल टू 0, एंड सेकंड सर्कल को ले लिया x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y माइनस 5 इक्वल टू 0, और फिर s1 माइनस s2 किया तो फिर डिफरेंस लेने से हमें एक लाइन नहीं मिल रही, हमें एक सर्कल मिल रहा है। ठीक है, तो और वैसे भी हमने जब स्टार्टिंग में बात की थी तो ये बोला था कि किसी भी एक सर्कल के लिए पावर ऑफ पॉइंट जब फाइंड करेंगे तो उससे पहले कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर को 1 बनाना है। पावर ऑफ पॉइंट का एक और एप्लीकेशन हमने डिस्कस किया था लेंथ ऑफ टेंजेंट में, लेंथ ऑफ टेंजेंट इज रूट ओवर s1। तो यहाँ भी जब हम पावर ऑफ पॉइंट लिखते हैं तो अगर सर्कल में ऑलरेडी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर 1 नहीं है तो पहले हम 1 बनाएंगे, उसके बाद ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे ये जरूरी है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों ही सर्कल्स में 1 हो। तो s1 माइनस s2 इक्वल टू 0 से एक लाइन मिल जाएगी एंड दैट लाइन विल बी रेडिकल एक्सिस ऑफ गिवन टू सर्कल्स। ठीक है, अब इसमें ये मैं हटा देता हूँ, डेरिवेशन तो हमने इस तरह से बोल दिया। आपने रेडिकल एक्सिस के पावर के बारे में क्या कमेंट किया? रेडिकल एक्सिस पे लाई करने वाले किसी भी पॉइंट से अगर हम दोनों सर्कल्स का पावर फाइंड करें तो दोनों जो दो डिफरेंट नंबर्स आएंगे ना वो दोनों नंबर्स बिल्कुल सेम आएंगे। फर्स्ट सर्कल का पावर इक्वल टू सेकंड सर्कल का पावर। अभी मैं अगर इसके नोट लिखने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन अगर लिख दूं, क्वेश्चन इज फाइंड इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस ऑफ सर्कल्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5y माइनस 6 इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हमारा आंसर आ जाएगा सॉल्यूशन रेडिकल एक्सिस इज s1 माइनस s2 इक्वल टू 0,
दोनों का डिफरेंस लिया तो 4x माइनस 3x माइनस 5 माइनस प्लस 4 माइनस 6 माइनस 1, ये रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन का आंसर आ जाएगा। ये इक्वेशन तो यहीं पे कंप्लीट हो गया। लेकिन अब मेरा पर्पस था कि इस चीज को एक्सप्लेन करना कि अगर हम अब इस लाइन पे कोई सा भी पॉइंट ले लें, तो इस लाइन पे कोई भी एक पॉइंट जैसे कि 1,0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, या 0,-7 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो कोई सा भी एक पॉइंट ले लो। अगर हमने ये वाला पॉइंट लिया और इस पॉइंट से दोनों सर्कल्स का पावर फाइंड करें, तो जैसे फर्स्ट सर्कल का पावर आ जाएगा 1 + 0 - 4 - 0 - 6, कितना रही 4 + 6 10 10 - 1 यानी कि माइनस का 9। सेकेंड सर्कल का पावर 1 + 0 + 3 ये तो कुछ गड़बड़ आ रहा है ना। कैलकुलेशन देखना, मेरी कैलकुलेशन ठीक है क्या? इन दोनों का डिफरेंस लिया तो -4x - 3x, अरे -7 -7, हाँ -7x, फिर -5y + 4y -y और -6 - 1 -7। तो आंसर जो आ रहा है वो +7x + y + 7 आ रहा है। तो फिर पॉइंट जो है वो फिर -1,0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अगर -1,0 सेटिस्फाई कर रहा है तो कैलकुलेशन में अब यहाँ पे 1 + 4 - 6 आ जाएगा, और ये कितना हो गया -1। और S2 वाले पॉइंट के लिए 1 - 3 + 1। तो देखो, इस लाइन पे लाई करने वाला कोई सा भी एक पॉइंट लिया और उसकी हमने दोनों सर्कल्स के लिए पावर फाइंड की, तो दोनों के लिए पावर सेम आ रहा है। ऐसे ही अगर हम इस वाले तो ये जरूरी है क्या कि -1 और 0 S1 और S2 में लाई करता है सर्कल्स में? ये क्वेश्चन वैसे पूछने का सेंस बनता नहीं है। हमने सर्कल्स ऑलमोस्ट अब आज अपना कंप्लीट ही है, बिकॉज कोई भी पॉइंट सर्कल पे लाई करता है ये तो हम पावर ऑफ पॉइंट के 0 होने पे बोलते हैं। तो यहाँ पे पावर ऑफ पॉइंट 0 नहीं आ रहा, नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब कि ये वाला पॉइंट इन दोनों सर्कल्स के अंदर लाई कर रहा होगा। यस। तो रेडिकल एक्सिस की बेसिक प्रॉपर्टी तो ये है कि इस लाइन पे लाई करने वाले कोई सी भी पॉइंट से गिवन दोनों सर्कल्स का पावर इक्वल आएगा। लेकिन अब इस स्टेटमेंट की हेल्प से और डिफरेंट पॉइंट्स क्या बन जाते हैं, वो तो एक तो वही पॉइंट्स हैं कुछ तो जो हमने ऑलरेडी लास्ट में डायग्राम बना रखा है, बट वापस से बना देता हूँ कि अगर टू सर्कल्स इंटरसेक्टिंग हैं तो कॉमन कॉर्ड इज रेडिकल एक्सिस। कॉमन कॉर्ड इज रेडिकल एक्सिस। सेकेंड कि अगर टू सर्कल्स आर टचिंग ईच अदर, चाहे वो इंटरनली टच करें या फिर एक्सटर्नली टच करें, तो अगर इस तरह का डायग्राम है तो इनकी जो ये वाली कॉमन टेंजेंट होगी, ये अभी इन दिस केस ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है, तो दिस टेंजेंट विल बी रेडिकल एक्सिस। थर्ड पॉइंट जो हमने ऑलरेडी डायग्राम में शो कर रखा है लास्ट पेज पे कि रेडिकल एक्सिस is always perpendicular to line joining centers of given circles. Fourth point, radical axis does not exist for concentric circles. देखो, रेडिकल एक्सिस जो है वो कंसेंट्रिक सर्कल्स पे के लिए, एक मिनट होल्ड करना, हाँ, रेडिकल एक्सिस जो है वो टू कंसेंट्रिक सर्कल्स के लिए एग्जिस्ट क्यों नहीं कर रहा? बिकॉज अगर फर्स्ट सर्कल है x² y² 2gx 2fy + c = 0, सेकेंड है x² y²
2gx plus 2fy plus k इक्वल टू 0। और ये दो डिफरेंट सर्कल हैं लेकिन इन दोनों का सेंटर सेम है और हमने इन दोनों इक्वेशंस का डिफरेंस लिया s1 माइनस s2 इक्वल टू 0 करना है अपन को। तो फिर देखो क्या बन रहा है, c माइनस k इक्वल टू 0। मान लो ये 5 है और ये 7 है, तो बन रहा है 5 माइनस 7 इक्वल टू 0, क्योंकि x और y वाले तो सारे टर्म्स कैंसिल ही हो रहे हैं और 5 माइनस 7 इक्वल टू 0 पॉसिबल नहीं है। तो कंसेंट्रिक सर्कल्स के लिए जब भी हम s1 माइनस s2 इक्वल टू 0 करेंगे तो कोई एक एब्सर्ड रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि रेडिकल एक्सिस इन दिस केस एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये तो हो गए 4 बेसिक पॉइंट्स, तो यहां तक नोट कर लो, फिर मैं नेक्स्ट पॉइंट आगे पेज पे लिखता हूं। सर फर्स्ट और सेकंड वाले में रेडिकल एक्सिस में डिफरेंस क्या आएगा? नहीं, इक्वेशन तो हम s1 माइनस s2 से ही फाइंड करेंगे, लेकिन सर्कल की पोजीशन पे डिपेंड करेगा। इफ सर्कल्स आर इंटरसेक्टिंग सर्कल्स तो वो जो s1 माइनस s2 इक्वल टू 0 है वो हमें कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन दे देगा। अगर सर्कल्स टच कर रहे हैं तो कॉमन टेंजेंट हो वो लाइन। यस। नेक्स्ट पेज कर दूं। पॉइंट नंबर 5, radical axis bisects the common tangent of the circles। जैसे ये, अच्छा इससे पहले तो एक और पॉइंट, चलो मैं इन दोनों का डायग्राम एक साथ बनाता हूँ, पहले एक और पॉइंट लिख देता हूँ। पॉइंट नंबर 6, if any point is taken on radical axis such that the point lies outside of the circles। जब भी रेडिकल एक्सिस अपन ने वर्ड यूज करे तो अपन यहाँ पे 2 फिक्स सर्कल्स की बात कर रहे हैं और उन्हीं सर्कल्स का रेफरेंस हमने यहाँ पे लिया हुआ है। If any point is taken on radical axis such that the point lies outside of the circles, then lengths of tangents drawn from that point to the circles are always equal। ये तो पॉइंट नंबर 6 क्या बोल रहा है कि कोई भी 2 सर्कल्स हैं, अगर सेपरेटेड सर्कल्स हैं तब तो रेडिकल एक्सिस पे लाई करने वाला हर एक पॉइंट इन दोनों सर्कल्स के बाहर होगा। अगर इंटरसेक्टिंग सर्कल्स हैं तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये मेंशन कर दिया कि हमने जो पॉइंट लेना है वो सर्कल के बाहर होना चाहिए। तो यहाँ या यहाँ हमने कोई सा भी पॉइंट ले लिया। तो पॉइंट नंबर 6 बोल रहा है कि अगर हम इस पॉइंट से दोनों सर्कल्स पे टेंजेंट्स ड्रॉ करें, ये वाला पॉइंट तो P है, फर्स्ट सर्कल का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट A मान लेते हैं और सेकंड वाले का B मान लेते हैं, तो PA एंड PB लेंथ्स विल बी इक्वल। सेम यहाँ पे है। क्यों है ऐसा? बिकॉज रेडिकल एक्सिस का डेफिनेशन है s1 माइनस s2 इक्वल टू 0, दैट मीन्स s1 इक्वल टू s2, दैट मीन्स रूट ओवर s1 इक्वल टू रूट ओवर s2, यानी कि लेंथ ऑफ टेंजेंट 1 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ टेंजेंट 2। लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला रूट ओवर s1 होता है। तो रेडिकल एक्सिस पे लाई करने वाले कोई से भी पॉइंट से, प्रोवाइडेड वो पॉइंट सर्कल्स के बाहर लाई कर रहा है, ऑलवेज ड्रॉन टेंजेंट की लेंथ्स इक्वल होंगी। पॉइंट नंबर 6 से हम पॉइंट नंबर 5 को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि रेडिकल एक्सिस बाइसेक्ट द कॉमन टेंजेंट ऑफ द सर्कल्स, कि अगर 2 सर्कल्स इस तरह से हैं और ये कोई इनकी कॉमन टेंजेंट है एंड ये रेडिकल एक्सिस है,
तो हम बोल रहे हैं कि दिस पॉइंट P विल बी मिड पॉइंट ऑफ AB। और ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज ये वाली जो कंडीशन इस डायग्राम में थी, ये वाली कंडीशन तो इस डायग्राम में भी होल्ड करेगी कि पॉइंट P से फर्स्ट सर्कल पे टेंजेंट का लेंथ इज इक्वल टू सेकंड सर्कल पे टेंजेंट का लेंथ। तो PA इक्वल टू BB हो गया, और A, P और B कोलिनियर भी है। दैट मींस P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। दैट मींस रेडिकल एक्सिस इज बाइसेक्टिंग द कॉमन टेंजेंट AB ऑफ दीज सर्कल्स। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 5 एंड पॉइंट नंबर 6 है। और एक लास्ट पॉइंट जो हमने अभी क्वेश्चन की फॉर्म में प्रूव कर लिया था, वो नोट कर लेते हैं। तो यहां तक लिख लो सारा। नोट कर लिया? नेक्स्ट पेज कर दूं? एक सेकंड सर। सो जैसे ये इस केस में जैसे स्ट्रेट लाइन है, कॉमन टैंजेंट, मतलब दोनों सर्कल्स के लिए एक ही लाइन है, तो हमें कब पता चलेगा कि कब एक लाइन होगा और कब दो डिफरेंट लाइंस होंगे दोनों नहीं, सर्कल्स तो के tangent? कॉमन टेंजेंट की बात करें ना, तो पहले हमने दो सर्कल्स ड्रॉ करने के बाद उनकी कॉमन टेंजेंट ड्रॉ की, तो कॉमन टेंजेंट तो एक लाइन होगी। और फिर हम बोल रहे हैं कि जो रेडिकल एक्सिस है वो इस लाइन AB लाइन को बाइसेक्ट कर रही है। Yes, अभी मैंने डायग्राम में इन दोनों सर्कल की डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बनाएंगे। अगर हम ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बनाएंगे ना, तो सेम प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। अगर हम इस तरह से कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो भी सेम प्रॉपर्टी है कि अगर इस लाइन के पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट MN है और ये वाला पॉइंट कुछ Q बोल देते हैं, तो Q इज मिड पॉइंट ऑफ MN। पॉइंट नंबर 7 एंड लास्ट पॉइंट जो हमने क्वेश्चन में ऑलरेडी प्रूव कर लिया है, सेंटर ऑफ अ सर्कल intersecting two given circles orthogonally always lies on radical axis of these two circles। तो जो अपन ने इससे पहले क्वेश्चन किया था इसमें आंसर S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 आया था, तो वो ये प्रॉपर्टी है। रेडिकल एक्सिस के साथ साथ हम रेडिकल सेंटर की भी बात कर लेते हैं। रेडिकल एक्सिस का जो कंसेप्ट है, ये तो टू सर्कल्स के लिए S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 से जो लाइन मिलेगी दैट लाइन इज रेडिकल एक्सिस। और इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि इस लाइन पे लाई करने वाले कोई भी एक पॉइंट की दोनों सर्कल्स के रेस्पेक्ट में पावर सेम आएगी। रेडिकल सेंटर ये कंसेप्ट है थ्री सर्कल्स के लिए। लेट्स से फर्स्ट सर्कल ये है, सेकंड सर्कल एंड थर्ड सर्कल। तो फर्स्ट एंड सेकंड सर्कल का रेडिकल एक्सिस मान लो ऐसे कोई लाइन है, इन दोनों का इस तरह से कोई लाइन है, और ऐसे ही इन दोनों का है। तो ये जो तीनों रेडिकल एक्सिस हैं, ये तीनों एक्सिस कॉन्करेंट होंगी ऑलवेज, और जो इन तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड रेडिकल सेंटर। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ radical axis of three circles taken pairwise is called radical center of these circles।
तो फर्स्ट लाइन इज S1 minus S2 equal to 0. This line is S2 minus S1 minus S3. And this line is S2 minus S3 equal to 0. तो ये जो C पॉइंट है, जो तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है, this point is called radical center of these three circles. ठीक है, रेडिकल सेंटर की प्रॉपर्टी कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट की तीनों ही सर्कल के रेस्पेक्ट में पावर सेम आएगी. देखो समझ आ गया क्या एक्सप्लेनेशन भी? बिकॉज ये वाला पॉइंट S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई करेगा, S2 माइनस S3 इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई करेगा. तो इसका मतलब कि S1 इक्वल टू S2 इक्वल टू S3 हो गया. तो इस पॉइंट की तीनों सर्कल्स के रेस्पेक्ट में जो पावर है वो इक्वल आएगी. अगर ये वाला पॉइंट इन तीनों सर्कल्स के बाहर लाई कर रहा है तो फिर इस पॉइंट से तीनों सर्कल्स पे जो ड्रॉन टेंजेंट्स हैं उनकी लेंथ भी इक्वल हो जाएगी, बिकॉज लेंथ ऑफ टेंजेंट इज रूट ओवर S1. लेकिन रूट ओवर S1 तभी डिफाइन होगा जब S1 पॉजिटिव है, यानी कि पॉइंट सर्कल के बाहर लाई कर रहा है. अच्छा, कभी ऐसा हो सकता है क्या, यस और नो बताना, कि जैसे थ्री सर्कल्स इंटरसेक्टिंग सर्कल्स हैं, ठीक है, तो इनका रेडिकल सेंटर यहां कहीं लाई कर जाए, ये पॉसिबल है क्या? रेड वाला पॉइंट रेडिकल सेंटर है, नो सर. क्यों पॉसिबल नहीं है? सर वो बीच वाले उसमें लाई करना चाहिए मेरे हिसाब से. बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन इसका रीजन क्या है? रीजन ये है, S3 won't equal the power of point would be same for पावर ऑफ पॉइंट वॉन्ट बी सेम अगर पॉइंट इस वाले रीजन में लाई कर रहा है तो. क्योंकि अभी जो मैंने, यानी कि हम अगर मान लें कि पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहा है रेडिकल सेंटर, तो इस पॉइंट का फर्स्ट एंड सेकंड सर्कल के रेस्पेक्ट में तो पावर नेगेटिव आ रहा है बिकॉज इनसाइड है, और थर्ड सर्कल के रेस्पेक्ट में पावर पॉजिटिव आ रहा है बिकॉज आउटसाइड है. तो ये चीज पॉसिबल नहीं है क्योंकि रेडिकल सेंटर की तीनों सर्कल से पावर इक्वल होगी. तो रेडिकल सेंटर अगर तीनों सर्कल्स नॉन इंटरसेक्टिंग है तो तीनों के बाहर लाई करेगा, और तीनों सर्कल्स अगर इंटरसेक्टिंग है तो तीनों का जो मोस्ट कॉमन पोर्शन है वहां पे लाई करेगा. अगर सर्कल्स इस तरह से हैं तो रेडिकल सेंटर यहां कहीं लाई करेगा. नोट, प्रीवियस पेज का है. यस सर. power of radical center with respect to given three circles is always equal. Second point, if radical center lies outside of given circles, then length of tangent drawn to these circles from radical center. So does radical center exist for more than 3 circles? डिपेंड करता है सर्कल की पोजीशन पे. इनफैक्ट मतलब जैसे अभी मैं नोट भी करूंगा, बट इफ सर्कल्स इस तरह के हैं जिनका जो सेंटर है, तीनों सर्कल्स के जो सेंटर्स हैं ये कोलिनियर हैं, तो इन दिस केस रेडिकल सेंटर विल नॉट एग्जिस्ट. क्यों एग्जिस्ट नहीं करेगा? बिकॉज फर्स्ट एंड सेकंड का रेडिकल एक्सिस ये लाइन हो जाएगा, सेकंड एंड थर्ड का रेडिकल एक्सिस ये लाइन हो जाएगा, और फर्स्ट एंड थर्ड का रेडिकल एक्सिस ये लाइन हो जाएगा. एंड दीज थ्री लाइंस विल बी पैरेलल एंड डिस्टिंक्ट लाइंस. तो रेडिकल सेंटर तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, तो एग्जिस्ट नहीं करेगा. सेकंड,
कि अगर सर्कल्स इस तरह से हैं तो हमने कहा कि इन तीनों का तीनों रेडिकल एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट ये आ जाएगा। लेकिन अगर कोई दो सर्कल्स में और बना लूं, इन दिस केस तो वो चीज भी पॉसिबल नहीं है। और सर हम लोग ये कैसे इंश्योर करेंगे कि दो सर्कल का रेडिकल एक्सिस पैरेलल नहीं है? उनके सेंटर्स जो हैं, मतलब ये डायग्राम खुद से एक्सप्लेन रहा है ये चीज तो। यस सर। अगर तीनों मतलब वो सर्कल लाइन में नहीं होना सेंटर्स, चाहिए। हाँ तीनों सर्कल के सेंटर्स अगर कोलिनियर हो गए तो फिर रेडिकल एक्सिस विल बी पैरेलल। और जो पहले क्वेश्चन पूछा गया था कि मोर देन 3 सर्कल्स के लिए रेडिकल सेंटर एग्जिस्ट नहीं करेगा, बिकॉज ऐसा अपन अगर फोर्थ सर्कल कहीं भी बनाएंगे तो फिर ये तीनों लाइंस तो कॉन्करेंट है, लेकिन उस फोर्थ सर्कल की वजह से जो लाइन आएगी वो कुछ अलग लाइन आ जाएगी जो इस वाले पॉइंट से पास नहीं करेगी। तो रेडिकल सेंटर जो है वो 3 सर्कल्स के लिए ही डिफाइंड है। सर उस पैरेलल पॉइंट के से लिए हम पास नहीं दो कर। सेंटर लेकर उनका एक इक्वेशन बना के थर्ड सेंटर उसमें डाल के देखेंगे तो चलेगा ना? वापस से बोलो। सर अगर कोलिनियर प्रूव करना है तो फिर वो दो सेंटर्स का इक्वेशन में थर्ड को डाल देंगे तो फिर चलेगा ना? हाँ वो तो 3 पॉइंट कोलिनिटी अपन ने पहले डिस्कस कर ली, ये हमने जो बोला वो मेथड ठीक है, लेकिन हम उससे भी सिंपल स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बीसी से चेक कर सकते हैं। हाँ यस सर। If radical center lies outside of given circles, then length of tangent drawn to these circles from radical center, lengths of tangents are always equal. Further, if a circle is drawn by taking this length as a radius and a radical center as center of circle, then this circle intersects the given circles orthogonally. If 3 circles are like this, डायग्राम अच्छा नहीं है, लेकिन ये वो सर्कल है जिसको हमने रेडिकल सेंटर को तो सेंटर लिया हुआ है। ये तीनों लाइन रेडिकल एक्सिस हैं, तो इस वाले पॉइंट को तो सेंटर लिया है। और इस पॉइंट से किसी भी सर्कल पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो ये लेंथ सारी इक्वल आएंगी, तो इस लेंथ को रेडियस लिया हुआ है। तो ये वाला सर्कल इन सर्कल्स को राइट एंगल पे कट करेगा। Radical center does not exist if
centers of given circles are collinear. अब ये जो पॉइंट नंबर 2 है, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है कि जो हमने अभी लास्ट पेज पे लास्ट प्रॉपर्टी जो लिखी थी रेडिकल सेंटर की, वो ये लिखा था कि अगर गिवन, जैसे हम बात कर रहे हैं इन दोनों सर्कल्स की, अर्णव जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये अपने आप समझ आ जाएगा कि वेदर दीज सर्कल्स सेंटर्स आर कोलिनियर और नॉट। कब कैसे आएगा मैं बता दूंगा। अभी एक बार अपन सेकंड पॉइंट का एक्सप्लेनेशन देखें कि अगर हमने इन दोनों सर्कल्स को लिया तो हमने बोला कि इन दोनों सर्कल्स को ऑर्थोगोनली कट करने वाले सर्कल का सेंटर इन दोनों की रेडिकल एक्सिस पे लाई करेगा। तो ये वाला जो सर्कल है ये इन दोनों को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, तो इसका सेंटर इस वाली लाइन पे लाई करेगा। ऐसे ही अगर हम अब इन दोनों सर्कल्स की बात कर लें तो वो सेंटर इस लाइन पे लाई करेगा, ऐसे इन दोनों के लिए इस लाइन पे लाई करेगा। तो इसीलिए अब ये सिंस सर्कल तीनों ही सर्कल्स को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, तो रेडिकल सेंटर को सेंटर लेके जो सर्कल बन रहा है, दिस सर्कल विल इंटरसेक्ट गिवन सर्कल्स ऑर्थोगोनली, और इसका जो रेडियस होगा दैट रेडियस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस टाइप का सर्कल तभी एग्जिस्ट करेगा when radical center lies outside of the circle। यानी कि अगर कोई गिवन सर्कल्स का डायग्राम ऐसे बन रहा है तो इस केस में रेडिकल सेंटर यहां पे होगा, तो फिर ऐसा कोई सर्कल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा जो इन तीनों सर्कल्स को ऑर्थोगोनली कट कर जाए, बिकॉज रेडिकल सेंटर अगर इनसाइड ऑफ द सर्कल्स है तो फिर टेंजेंट का लेंथ डिफाइन ही नहीं होगा। एक्सक्यूज मी सर, सर हम लोग एक्स और तीनों सर्कल के इक्वेशन में एक्स और वाई का कोफिशिएंट कंपेयर करके बता सकते हैं कि लाइक उसका रेडिकल एक्सिस कोलिनियर होगा कि नहीं, मतलब सेंटर्स कोलिनियर होंगे कि नहीं। सर्कल की इक्वेशन में एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स कंपेयर करके कैसे? जैसे जब कोलिनियर था पता नहीं, नहीं, जैसे अब तुमसे ये बोला जाए कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2x 4y 5, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 7x 3y 1, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 5x 7y 5, तो ये तीनों सेंटर्स कोलिनियर है या नहीं, कैसे बताओगे? हाँ सर, नहीं लाइक मैंने सोचा था कि लाइक अगर एक्स कोई एक वैल्यू सेम हो गया कोई भी कोफिशिएंट का, तो हाँ मतलब तुमने या तो आई थिंक तुमने ये ले लिया कि वो जो तीनों पॉइंट्स है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, पैरेलल टू वाई एक्सिस हाँ होंगे। हाँ एग्जैक्टली। मतलब कि अगर ऐसे सिचुएशन होता कि यहाँ भी 4 यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो बोल सकते हैं कि these centers are collinear। यस ठीक है, अब जो अपन ने रेडिकल एक्सिस और रेडिकल सेंटर का जो थ्योरी डिस्कस किया है उस पर अगर अपन क्वेश्चंस देखें तो एक ही क्वेश्चन में अपन सारे पार्ट्स कवर कर लेते हैं। इसमें रेडिकल एक्सिस का भी यूज आ जाएगा और रेडिकल सेंटर का भी यूज आ जाएगा। तो एक बार क्विकली यहाँ तक सारा नोट कर लो। और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी के साथ अपना एक चैप्टर कंप्लीट भी है। क्वेश्चन find equation of a circle which intersects circles x square plus y square minus 2x plus 3y minus 7 equal to 0, x square plus y square minus 5x plus 5x minus 5y plus 9 equal to 0, and x square plus y square plus 7x minus 9y plus 29 equals to 0 orthogonally।
अब इसमें जो सबसे लास्ट में मैंने पॉइंट लिखा था वो मैं वापस रिवाइज करा रहा हूँ। क्या था कि अगर 3 सर्कल्स हैं तो इन तीनों सर्कल का जो रेडिकल सेंटर है इसको तो सेंटर लेके और इस सेंटर से कोई से भी एक सर्कल पे जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है यानी कि ये जो डिस्टेंस है इसको रेडियस लेके जो सर्कल बनेगा, दिस सर्कल विल इंटरसेक्ट गिवन सर्कल्स ऑर्थोगोनली। तो अगर हमें इस सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है तो हमें एक तो रेडिकल सेंटर फाइंड करना है। पहला स्टेप तो रेडिकल सेंटर फाइंड करने के लिए। अब रेडिकल सेंटर फाइंड करने के लिए हमें रेडिकल एक्सिस फाइंड करनी होगी और रेडिकल एक्सिस तीनों लाइंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई सी भी 2 लाइन फाइंड कर लें सेंटर के लिए। तो अगर हम रेडिकल एक्सिस की बात करें तो फर्स्ट और सेकंड रेडिकल एक्सिस 1, s1 माइनस s2 इक्वल टू 0 से आ जाएगी एंड रेडिकल एक्सिस 2 s2 माइनस s3 या s1 माइनस s3 इक्वल टू 0 से आ जाएगी। तो ये 2 लाइंस आ जाएंगी। इन दोनों लाइन को सॉल्व करके जो पॉइंट आएगा दैट पॉइंट विल बी रेडिकल सेंटर। तो बताओ रेडिकल सेंटर क्या आ रहा है कैलकुलेशन करके। s1 माइनस s2 या s2 माइनस s1 कर लेते हैं। तो 5 माइनस माइनस 2 7 x माइनस 8y प्लस 16 इक्वल टू 0 और s2 माइनस s3 किया तो 7 माइनस 5 2 x 8 to 7 9 y की वैल्यू 9 आ रही है। तो सॉल्व करने के बाद देखो रेडिकल सेंटर 8,9 आ रहा है। फिर हमने प्रॉपर्टी में नोट किया था कि ये वाला जो पॉइंट है इससे तीनों सर्कल्स पे लेंथ ऑफ टेंजेंट सेम आती है। अगर हम उस चीज को वेरीफाई भी करें तो फर्स्ट वाले सर्कल के लिए पावर ऑफ पॉइंट क्या आ जाएगा 64 प्लस 81 माइनस 64 और 81 ये हो गया 141। हाँ 8,9 आ रहा है। पावर ऑफ पॉइंट 145 माइनस प्लस 20 149 आ रहा है क्या। सेकंड वाले कैसे भी चेक कर लेते हैं। तो 145 और प्लस सर आपने x2 माइनस सॉरी s2 माइनस s3 वाले केस में आपने 2 बार x वाले टर्म्स लिखे हैं। ये y है। जो ब्लैक में है वो कैलकुलेशन वाला पार्ट है। तो जो पावर ऑफ पॉइंट हमने फर्स्ट सर्कल और सेकंड सर्कल दोनों के लिए फाइंड किया तो दोनों के लिए 149 आ रहा है यानी कि लेंथ ऑफ टेंजेंट √149 आ जाएगा। और जो रिक्वायर्ड सर्कल क्वेश्चन है पूछा है वो सर्कल कौन सा हो जाएगा, ये वाला पॉइंट सेंटर और ये डिस्टेंस को रेडियस लेके जो सर्कल बनेगा दैट इज x माइनस 8 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 9 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 149। फाइनल आंसर ये आ रहा है अपना। ठीक है, रेडिकल सेंटर के बाद हमने बोला तो यहां तक तो हमने रेडिकल सेंटर फाइंड किया है। फिर इस पॉइंट की रेडिकल सेंटर की कोई से भी एक सर्कल से पावर फाइंड करने के लिए उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को सर्कल के एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे। तो अभी जस्ट मैंने वेरीफाई करने के लिए कि दोनों से सेम आ रहा है तो दोनों में पुट किया, अदरवाइज एग्जाम में तो अपन
कोई भी एक सर्कल में फाइंड करके, एक सर्कल में पुट करके पावर फाइंड कर लेंगे और उसका स्क्वायर रूट विल बी लेंथ ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो इस लेंथ ऑफ टेंजेंट को रेडियस और इस पॉइंट को रेडिकल सेंटर को सेंटर लेके जो सर्कल बनेगा वो ये वाला सर्कल आ जाएगा। और ये लास्ट वाले पॉइंट से जो हमने अभी यहाँ पे लिखा हुआ है, इस वाले पॉइंट से कि जो सर्कल इन तीनों सर्कल्स को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है वो वही सर्कल है जिसका सेंटर रेडिकल सेंटर है और रेडियस इक्वल टू लेंथ ऑफ टेंजेंट है। तो इस तरह से अपन ने एक पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। ये दो रेडिकल सेंटर का भी यूज आ गया, रेडिकल एक्सिस का भी यूज आ गया और ऑर्थोगोनलिटी वाली जो कंडीशन है उसका भी यूज आ गया। अब आज का लास्ट क्वेश्चन जो तुम्हें इसी में बताना है कि अगर हमें रेडिकल एक्सिस रेडिकल सेंटर का कंसेप्ट नहीं पता होता तो भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बताओ क्या मेथड लगाएंगे विदाउट यूजिंग रेडिकल एक्सिस एंड रेडिकल सेंटर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेथड क्या होगा? तो फैमिली ऑफ सर्कल्स। थोड़ा और एक्सप्लेन करो। सर हम सर्कल को स्टैंडर्ड सर्कल मतलब अज्यूम कर सकते हैं और 3 कंडीशन मिल जाएंगे। ठीक है, कि हम सर्कल को इन टर्म्स ऑफ जी एफ सी एज्यूम कर लेंगे। तो पर उसमें जो कैलकुलेशन circle है। लंबा होगा। नहीं, जितना अपन ने यहाँ पे किया है ना मतलब उतना ही हो जाता है, क्योंकि यहाँ हमने 2 इक्वेशंस, ये वाली जो दोनों इक्वेशन है इन दोनों इक्वेशंस को बनाया, फिर इनको सॉल्व किया, वहां पे 3 इक्वेशंस बनाएंगे, उनको सॉल्व कर लेंगे और ये वाली जो कैलकुलेशन है वो वहां पे नहीं करनी पड़ेगी। सर अगर ऑर्थोगोनली वर्ड दिया है तो लाइक वो तो उसके बिना कैसे होगा जब वो वर्ड ही लाइक। नहीं, क्वेश्चन तो सेम है, मैं तो ये बोल रहा हूँ क्वेश्चन तो सेम है, लेकिन हमें बिना रेडिकल एक्सिस सेंटर वगैरह का यूज किए अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो भी हम कर सकते हैं कि हमने रिक्वायर्ड सर्कल को इन टर्म्स ऑफ जीएफसी अज्यूम कर लिया एंड वो जीएफसी वाला सर्कल इज ऑर्थोगोनल टू फर्स्ट सर्कल। तो 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इक्वल टू c1 प्लस c2। तो जीएफसी में फर्स्ट इक्वेशन, जीएफसी में सेकंड इक्वेशन, जीएफसी में थर्ड इक्वेशन, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, जीएफसी सॉल्व होके आ जाएगा। हाँ सर, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था ऑर्थोगोनल। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसमें बस 3 अलग अलग कंडीशंस थी, यहाँ पे तीनों कंडीशन सेम है। ठीक है, तो अपना रेडिकल सेंटर के साथ ये चैप्टर कंप्लीट है। बताओ किसी को आज वैसे टाइम बचा नहीं डिस्कशन के लिए, तो अपन बुकलेट का डिस्कशन तो नेक्स्ट क्लास में ही कर लेंगे। सर मैंने कुछ वीक्स पहले ग्रुप पे एक लाइक अच्छा क्वेश्चन डाला था, तो फिर उस टाइम तो आपने बोला था कि उस टाइम फैमिली ऑफ सर्कल्स वाला कॉन्सेप्ट नहीं हुआ था, तो वो क्वेश्चन उस टाइम नहीं कराया था, बट अभी वो क्वेश्चंस अप्रोच कैसे करना है वो आप बता सकते हैं? एक बार वो वाला क्वेश्चन वापस हाँ से हाँ ग्रुप डाल देना। यस सर। हाँ, दिस चैप्टर इज ओवर और सभी लोग उस क्वेश्चन को एक बार अब ट्राई करके देखो मैंने होता है क्या। उसको पिन कर दिया सर ग्रुप पे। ओके, और अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, है ना। अभी मैं बोल रहा हूँ अच्छा अगर ठीक है अपन ने सर। जो आज पढ़ा है उसमें कोई डाउट पूछना है किसी को, तो नेक्स्ट सर क्लास ये का होमवर्क। हाँ बोलो। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा हाँ बोलो। इसमें लाइक फर्स्ट स्टेप लाइक पहला मेथड में आपने कैसे सॉल्व किया, रेडिकल एक्सिस से थोड़ा कंफ्यूज। हाँ, पूरा मॉड्यूल हो जाएगा। दिस सॉल्यूशन हमने जो सबसे लास्ट में अभी लास्ट पेज पे ये वाला पॉइंट लिखा था ना, पॉइंट नंबर 2, इस वाले पॉइंट का यूज किया है और मैं इस वाले पॉइंट को नेक्स्ट पेज पे एक्सप्लेन करता हूँ कि पॉइंट क्या बोल रहा है। कि जो 3 सर्कल्स गिवन है, ये तो हैं गिवन सर्कल्स, इनकी इक्वेशन बता रखी है, इन तीनों सर्कल्स को ऑर्थोगोनली कट करने वाले सर्कल की इक्वेशन अपन को फाइंड करनी है, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। और उस पॉइंट में हमने लिखा था कि ये सर्कल जो है ये वो ही सर्कल है जिसका सेंटर रेडिकल सेंटर ऑफ गिवन 3 सर्कल्स है एंड इसका जो रेडियस है वो इस रेडिकल सेंटर से अगर हम इस कोई से भी एक सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करें तो उसकी जो लेंथ आएगी, लेंथ ऑफ टेंजेंट, ये इस सर्कल की रेडियस हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन यानी कि इस सर्कल की इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमने स्टेप 1 तो रेडिकल सेंटर फाइंड किया। कैसे फाइंड किया कि हमने कोई से भी 2 सर्कल्स को लेके, जैसे हमने पहले इन दोनों सर्कल्स को लिया,
और इनकी रेडिकल एक्सिस S1 माइनस S2 से फाइंड कर ली, और फिर इन दोनों को लिया और इनकी रेडिकल एक्सिस S2 माइनस S3 से फाइंड कर ली। तो हमने क्या किया कि ये जो 3 सर्कल्स थे, ये लाइन फाइंड कर ली और ये लाइन फाइंड कर ली। इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट ही रेडिकल सेंटर हो जाएगा। तो यहाँ Yes, तक का पार्ट तो रेडिकल सेंटर की कैलकुलेशन है। रेडिकल सेंटर 8,9 आ गया। अब इसके बाद हमने कहा कि हमने रेडिकल सेंटर तो फाइंड कर लिया, अब इस रेडिकल सेंटर से कोई से भी एक सर्कल पे लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड कर लो, और लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला होता है √S1। तो अगर हमने फर्स्ट सर्कल पे लगाया तो भी पावर 149 आ रहा है, तो √S1 का वैल्यू √149 आ जाएगा। और जस्ट वेरीफाई करने के लिए मैंने अभी सेकंड सर्कल पे भी सॉल्व किया हुआ है, अदरवाइज इसकी रिक्वायरमेंट इन दिस क्वेश्चन नहीं है। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट आ गया √149। तो इसको रेडियस लेके और इसको सेंटर लेके जो सर्कल बनेगा वो रिक्वायर्ड सर्कल का आंसर हो जाएगा। सर S1 में आपने x और y को क्या चीज से सब्स्टिट्यूट किया? 8 9 जब भी हाँ। हम अभी के लिए पावर ऑफ पॉइंट का मतलब x की जगह x कोऑर्डिनेट, y के प्लेस पे y कोऑर्डिनेट। समझ गया। यस सर। और कोई डाउट? और आपने यहाँ पे वो मिड पॉइंट वाला ये यूज नहीं किया कि मतलब रेडिकल एक्सिस दोनों टैंजेंट्स को मिड पॉइंट में नहीं नहीं नहीं, यहाँ तो कॉमन टेंजेंट की बात ही नहीं हो रही ना, वो कॉमन टेंजेंट के लिए पॉइंट था। समझ। तो अभी तुम लोग कंप्लीट मॉड्यूल सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास जो अपनी है आज क्या है, थर्सडे, सैटरडे को दिखती है फिर अपनी नेक्स्ट क्लास। तो सैटरडे को हम ऑर्डर से पहले इन चैप्टर डिस्कस करेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। तो जितना मैक्सिमम तुम लोग होमवर्क कर सकते हो वो कर लेना, ठीक है। सर अगली क्लास आप पैराबोला स्टार्ट करते हैं? नहीं, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन करेंगे और जो नेक्स्ट वीक की फर्स्ट क्लास होगी उसमें अपन पैराबोला शुरू करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में ओनली डिस्कशन। सर कब है नेक्स्ट क्लास? सैटरडे। आई थिंक उसके बाद जो नेक्स्ट वीक की क्लास होगी वो तो अपनी ऑफलाइन ही होगी, तो पैराबोला अपन उसी क्लास में शुरू करेंगे, ठीक है। थैंक यू सर। चलो, ओके, बाय।